चंद घंटे बाकी हैं चुनाव नतीजों में। 55 करोड़ मतदाता बने भारत के भाग्य विधाता। किसे बहुमत, किसकी सरकार, किसकी जीत, किसकी हार, सबको बेसब्री से इंतजार। सन्नाटे के बीच कांग्रेस दफ्तर में लगे शामियाने तो जीत के मद में डूबी बीजेपी बनवाने लगी लड्डू, और इस मिठास के बीच घुली दावों की कड़वाहट। हर्षोल्लास का वातावरण होगा। तो अब की बार जब वो दिल्ली में आएंगे तो वो भारत के प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। अगर शेख चिल्लियों के सपने बनाने की किसी को आदत है तो हम उसे रोक नहीं सकते। बीजेपी पावर हाउस में हलचल तेज रही। दिन भर माथापच्ची और बैठकों का दौर चलता रहा। किसको क्या मिलेगा, कौन कैबिनेट में जाएगा और कौन पार्टी संभालेगा, बीजेपी के वरिष्ठ और गरिष्ठ नेताओं को कहां खपाया जाएगा। वहीं कांग्रेस शांत दिखी, तूफान से पहले की खामोशी। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय क्षत्रप भी दम साधकर इंतजार कर रहे हैं। चुनाव बाद क्या होंगे समीकरण, क्या कोई किसी के लिए अछूत रह जाएगा। कुछ खुलकर बोले तो कुछ ने किया, बोलने से परहेज। देश में एनसीपी का किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना या एनडीए में शामिल होने का सवाल ही नहीं होता। वैसे बीजेपी को नरेंद्र मोदी की ताजपोशी का है पूरा यकीन, लेकिन क्या मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ में रहेगा। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने संघ मुख्यालय जाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। अमित शाह भी पहुंचे। वरिष्ठ संघ प्रचारक सुरेश सोनी और रामलाल ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। संदेशों का आदान प्रदान जारी है। संघ पूरी तरीके से सक्रिय है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ में रहेगा। रिमोट कंट्रोल तो नागपुर में ही है, वो उस अंतिम मुहूर्त तो वहीं से लगेगी। संघ इसका सारा रिमोट कंट्रोल लेके बैठा है तो ये बात भी गलत है। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। संघ चाहता है कि वरिष्ठ नेताओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या नई सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। चर्चा उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाए जाने की है। चर्चा ये भी है कि संघ चाहता है कि राजनाथ सिंह सरकार में दिखाई दें। उधर राजनाथ सिंह का कहना है कि वो नंबर 2 की भूमिका चाहते हैं। चर्चा ये भी है कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि संघ रोजमर्रा के कामकाज में किसी तरह का दखल दे। संघ विचार परिवार के नाते हमारा मार्गदर्शन जरूर करता है, लेकिन पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो पार्टी के लोग करते हैं और उसकी पूरी तरह से उसमें कोई दखलंदाजी कहीं से नहीं होती है। लेकिन पहले सरकार बने तो। अगर मोदी के सितारे चमके भी तो क्या नई सरकार चलाना कांटों भरा ताज पहनने जैसा नहीं होगा। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास दर, आर्थिक नीति, विदेश नीति, नक्सलवाद, आतंकवाद, ऐसे कई मोर्चे हैं जिन पर मोदी को फौरन दिखाना होगा दम। सिर्फ 3 आंकड़े आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि लोग नई सरकार से चाहते क्या हैं। हमारे पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 20% लोगों के लिए महंगाई, 12% लोगों के लिए भ्रष्टाचार, 11% के लिए विकास और 8% के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा। चुनावी नतीजे आने में अभी देर है, लेकिन बीजेपी के नेता नई सरकार की शक्ल सूरत तय करने में जुट गए हैं। इसी बीच रूठने मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संघ के पदाधिकारियों के साथ भी माथापच्ची हो रही है, लेकिन असली चुनौती कैबिनेट की शक्ल तय करने की नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने की है जिन्हें सपने की शक्ल में जनता के सामने परोसा गया। नई सरकार को फौरी तौर पर ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी मुश्किलों से निजात मिल सके। बहरहाल इन चुनौतियों से पहले हम दिखाते हैं क्या थे वो मुद्दे जिन पर इस बार ये चुनाव लड़ा गया। IBN 7 के लिए CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक महंगाई के मुद्दे पर 19.6% वोट पड़े। भ्रष्टाचार को पहला मुद्दा मानने वाले लोग थे 12.2%। विकास के मुद्दे पर 10% से ज्यादा लोगों ने वोट डालना चाहा और रोजगार को जो मुद्दा मानते थे ऐसे लोग थे 7.5%। पानी के मुद्दे पर 3.1% वोट डाले गए। खस्ता हाल सड़कों के मुद्दे पर 2.5% के आसपास वोट पड़े। बिजली के मुद्दे को बड़ा मानने वाले 2.1% लोग थे। गरीबी के मुद्दे को 2% लोगों ने बड़ा माना। किसानों के मुद्दे को 0.25% लोगों ने बड़ा माना। महिला सुरक्षा को मुद्दा मानकर 0.2% वोट डाले गए। अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि के मुद्दे पर 1.5% लोगों ने वोट डाले। शिक्षा के मुद्दे पर 1% वोट पड़े। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर वोट डालने वालों की तादाद 1% से भी कम रही। यही वो मुद्दे हैं जिन पर नई सरकार को काम करना होगा। नई सरकार के सामने इन मुद्दों पर खरा उतरने की चुनौती होगी।
आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। अपने मेहमानों के साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, CSDS के एसोसिएट हिलाल अहमद, फर्स्ट पोस्ट के एडिटर एट लार्ज धीरज नैयर और वरिष्ठ पत्रकार TR रामचंद्रन। वहीं दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी के नेता विजय गोयल भी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। मूल चुनौतियां जो हैं मुद्दों की, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन चुनौती के पहले की एक चुनौती है, उस पर हितेश भाई आपके पास एक सवाल लेकर के आऊंगा। बीजेपी के नेता RSS के नेताओं से मिल रहे हैं, बहुत सारी मीटिंगें चल रही हैं, क्यों मिल रहे हैं लोग? क्योंकि ये मिलना कोई ऐसी नई बात नहीं है कि आज ही मिल रहे हैं। ये मिलना एक पुरानी प्रक्रिया का हिस्सा है, लगातार मिल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज मौका है और लोगों की नजर में बात आती है। सरकार बनेगी, उस पर इनकी अंतिम मुहर होगी, रिमोट कंट्रोल RSS के पास है। ये मुझे लगता है कि ये एक भ्रम है कि मोहर किसकी होगी और रिमोट कंट्रोल किसके पास रहेगा। सरकार को हाथ में लेने के लिए या सत्ता की वैसी भूख, संघ के पूरे ढांचे में सत्ता की वैसी भूख कहीं दिखाई नहीं देती है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई रिमोट कंट्रोल कहीं किसी के पास गिरवी रखने वाली बात है। क्या संघ वाकई सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन है? निश्चित मेरा मानना है कि जो बड़े डिबेट्स हैं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो राजनीतिक स्वयंसेवक संघ समझने की भूल है, वही जो चीजें हैं गड़बड़ाती वहीं से हैं। मगर जैसे ये छुपी हुई बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक ही नहीं, संघ के प्रचारक भी हैं। तो ये जो मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, दौर चल रहा है, ये कोई सांस्कृतिक दिशा ज्ञान के लिए चल रहा है? नहीं, सांस्कृतिक दिशा ज्ञान के लिए निश्चित नहीं चल रहा, मगर ये ऐसा है कि जिस समय पर ये मीटिंग्स की कयासबाजी है वो पूरी तरह से राजनीतिक समय है, और बाकी समय ये मीटिंग ना होती हो ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। तो रूटीन मीटिंग्स हैं? रूटीन मीटिंग्स हैं, मगर एक बात है कि अगर अपने सलाहकार की भूमिका में, अपने बड़े की भूमिका में भाजपा किसी को देखती है तो वो संघ को देखती है, इसलिए वो लोग जाते भी हैं और सलाह लेते भी हैं। सांस्कृतिक मामलों की नहीं, राजनीतिक मामलों की भी सलाह लेते हैं, मगर उसे मानना न मानना ये केशव कुंज से निश्चित ही तय नहीं होता, ये मैं जानता हूँ। आकार, मैं आप पर आना चाहता हूं। पहले मुझे ये बताएं कि इनका कहना है कि सांस्कृतिक संगठन है और रूटीन मीटिंग से, आप कितना सहमत है इससे? सहमत तो नहीं हूँ। संघ ने पिछली बार भी नीलांजन कह रहे थे कि वाजपेयी जी की सरकार थी तो उनके मंत्रियों का जो लिस्ट गया था संघ को, उनमें से 2 नाम को काट दिया गया था, महाजन का और जसवंत सिंह जी का, बिल्कुल आखिरी वक्त पर। तो ये कहना तो ठीक नहीं है कि संघ इसमें राजनीति नहीं करती। एक बात जरूर है कि इस बार जो है कोई भी संघ का मुद्दा मोदी जी ने उठाया नहीं। जो थे उनके मुद्दे उनके खुद के थे, डेवलपमेंट का जो है, करप्शन का जो है, ग्रोथ का जो है। दूसरी बात ये कि संघ कोई एक चीज नहीं, संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो मोदी जी को समर्थन देते हैं, ना कि संघ से कोई डायरेक्शन लेते हैं कि मोदी जी के और किस ढंग का एटीट्यूड हो। जी, ये संजय आपने सवाल उठाया था, थोड़ी चर्चा इस पर जारी करी मैंने। मुद्दों पर अगर हम आ जाएं तो प्राथमिकता क्या होगी, इस पर अगर हम बात कर लें कि भ्रष्टाचार प्राथमिकता होगी या महंगाई प्राथमिकता होगी। अगर हम अपना सर्वे देखें तो इसमें महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है, बताया गया है। 19.6% लोगों ने इस पर वोटिंग करी है। राम, मैं जानना चाहता हूं कि हर सरकार का एक हनीमून पीरियड होता है, कुछ का 6 महीने होता है, कुछ का 1 साल होता है, 2 साल माना जाता था पहले कि हनीमून पीरियड होता है, सरकार को मौका दिया जाएगा। राजीव गांधी को 2 साल मिले थे। हाँ, उसके बाद की सरकारों को भी समय दिया गया, लेकिन मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल तक आते आते ये 6 महीने 8 महीने तक रह गया। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बनती है या जो भी सरकार बनती है नई, महंगाई के मुद्दे पर काबू पाने के लिए उनको कितना समय दिया जाएगा? मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, उससे ज्यादा लोगों में पेशेंस भी नहीं रहेगा। और अगर आपने उनको चुन के भेजा है कि यही एक मैसैया हैं इस देश में, जो जितनी भी इल्स हैं इस देश में उन सबको एक मैजिक बैंड से हटा देंगे, तो मेरे ख्याल में लोगों की नजर उन पे बड़ी तीव्रता के साथ रहेगी। जी। और रही दूसरी बात कि संघ RSS के लिए इसमें कोई रोल है ही नहीं, वो आपस में मिलते रहते हैं जैसे किया है। बट क्या आप सब लोग मान सकते हो कि इस बार RSS का जो रोल मैदान में रहा, इस तरह का रोल पहले कभी रहा ही नहीं? जी, वाजिब सवाल है ये।
ये बिल्कुल ठीक बात है कि संघ का जो इस बार रोल रहा है चुनाव में, ऐसा पिछले 2, 4, 6 चुनाव नहीं, 1977 के बाद ये पहली बार ऐसा चुनाव है। मगर जो देश की स्थिति थी, जनता की एस्पिरेशंस का जो बोझ था वो इतना ज्यादा था कि उसको किसी दिशा में प्रवृत्त होना ही था और बदलाव पूरा देश चाह रहा था। तो संघ ने उस समय पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने का काम किया है, ये निश्चित बात है जी। यहाँ महंगाई की जो चर्चा विनोद जी ने शुरू की, उस पर मेरा एक सवाल है, आप में से जो भी लेना चाहें। मोदी जी ने इतना डायरेक्ट कनेक्ट किया लोगों से और एक तरह से भरोसा दिला दिया कि ये आएंगे, उसके बाद मेरा प्याज सस्ता हो जाएगा और मेरे घर बिजली का बल्ब जो है वो जल जाएगा। लड्डू जो ये बनवा रहे हैं बीजेपी वाले, वो तो पहुंच के बाहर है, उसको पता नहीं सस्ता करने में कितना वक्त लगेगा। महंगाई ऐसी विकराल समस्या है कि आप अगर महंगाई को कम करेंगे तो दूसरी समस्याएं पैदा होंगी। आप इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट साइकिल को चलाना है, तो फिर आप महंगाई को बढ़ा रहे होंगे। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी जिसको कहते हैं वो है। महंगाई को कैसे निपटने का अप्रोच हो सकता है नरेंद्र मोदी का, कोई थॉट? पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी के बजाय, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के बजाय अगर हम नई सरकार कहें तो क्या बेहतर ना होगा? मैं मोदी में हो गया हूँ। मैं मोदी में हो गया हूँ। वो इसलिए कहना मुश्किल है क्योंकि मोदी का जो कैरेक्टर है, जो पर्सोना है, उसमें बार बार अपने खुद ब खुद वही आता है। सरकार तो बन नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर हाल की सरकार में जो दांवपेच हुए हैं वो हुए हैं रिजर्व बैंक की ओर से, ना कि सरकार की ओर से। फूड आप देखें तो फूड स्टॉक्स हमारे रिकॉर्ड हाई पर हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है खाना। फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, तो सरकार चाहती नहीं, ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन कम हो। और कई ऐसे लोग हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं इसमें शामिल, कि 6 और 8% के बीच में जो रहे तो ठीक है ये। तो नई सरकार जो आएगी उसको ये सोचना होगा कि जो हाल का नंबर है वहां से कहां तक उसको नीचे लाना है और वो क्या देश के लिए बेहतर है कि नहीं। महंगाई सिर्फ बुरी चीज होती है ऐसा नहीं है, हाल की सरकार मानती है ये। जी, आइए हमारे साथ विजय गोयल जुड़ गए हैं। विजय गोयल जी, आप तो सरकार में रह करके जानते रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रॉड आइडियाज कृपया मत बताइएगा मेरे सवाल के जवाब में। महंगाई बहुत गंभीर समस्या है, हम स्पेसिफिक रूप से जानना चाहते हैं कि नई सरकार का महंगाई को कम करने में पहला अप्रोच क्या होगा। हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को दी जाएगी। कुछ टाइम फ्रेम भी अगर देखिए, आप समझिए कि नई सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसा वायदा नहीं किया है कि मैं 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर दूंगा। नई सरकार को समय चाहिए होगा, सबसे बड़ी बात यह है, और उसके लिए पॉलिसीज चाहिए, और उसके लिए ये भी चाहिए कि महंगाई के लिए जो डिमांड और सप्लाई है उसको ठीक करना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ठीक करना होगा, उसकी नीतियों को ठीक करना होगा। और आप जैसे कृषि को ही आप ले लीजिए, कृषि के अंदर कब क्या बोना है ये भी बताना पड़ेगा, ताकि ये नहीं हो कि एक चीज तो सरप्लस हो गई है और दूसरी चीज बिल्कुल कम हो गई है। जैसे आपने देखा होगा, जिस समय गन्ने के अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद सारे लोगों ने उसको गन्ना ही कोई बो दिया और बाद में गन्ने की फसलों को जलाना पड़ गया। तो मैं समझता हूं नई सरकार को आपको समय देना होगा। ऐसी कोई जादू की छड़ी का दावा कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है कि वो आते ही 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर देंगे या करेंगे। उन्होंने कहा है मुझे आप समय दीजिए और मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखिए कि मैंने किस तरीके से डेवलपमेंट किया है। तो मैं समझता हूं सब लोगों का सहयोग होगा तो ये महंगाई जो है वो कम हो सकती है। कोई महंगाई कोई एक नहीं है कि भाई आप जिसके अंदर आप ये कहेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करना या इंटरेस्ट रेट ज्यादा करने से आपकी बात समझ में आ गई है। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। हाँ जी, अब आप हमारी बात सुन लीजिए। आपकी बात हमें समझ में आ गई है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई ये नहीं कहा कि जादू की छड़ी या 100 दिन में कम कर दूंगा, ये आपने कहा। तो एक इमीडिएट तात्कालिक जिम्मेदारी से आप बच गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ABCDE ये सब करना होगा, उसके लिए समय चाहिए। तात्कालिक जिम्मेदारी से बचना एक बात है और समय मांगना दूसरी बात है। आपको कितना समय चाहिए होगा महंगाई पर काबू पाने में? नहीं, देखो, मैंने फिर कहा जब भी नई सरकारें आती हैं तो लोग उससे समय की बात करते हैं। मैं जब कहता हूं विश्वसनीयता की बात करिए कि भाई पास रिकॉर्ड उनका कैसा है, गुजरात में उन्होंने सरकार कैसे चलाई है। तो आप आज आप कहें, जैसे आपने मनमोहन सिंह जी से वायदा ले लिया कि वो 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे।
100 दिन क्या पूरे 5 साल के अंदर भी महंगाई कम नहीं हुई, तो मैं समझता हूं ऐसा ही मेरे को ध्यान है मोदी जी ने कहा था, जब एक इंटरव्यू के अंदर किसी ने उनको कहा कि 100 दिन में आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा 100 दिन नहीं, आपने उनको 60 साल दिए, मुझे आप 60 महीने दीजिए। तो आप 60 महीने चाहते हैं विजय, मैं सरकार जो भी मेरे सवाल का सीधा साधा जवाब दे दो, कदम उठाएगी। देखिए, आप हमारे सवाल का सीधा साधा जवाब दे दीजिए कि आपका आकलन क्या है, कितना समय चाहिए होगा जिससे लोगों को एक संकेत मिले और सब स्पष्ट संदेश मिले कि हाँ इस दिशा में काम हो रहा है, कुछ कुछ संकेत मिलने शुरू हो रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। कितना समय चाहिए होगा, आपका आकलन क्या है? विनोद जी, आप सरकार को ना महीना भर दीजिए इस बात का आकलन बताने के लिए कि कितने समय के अंदर होगा। मेरे से इस बात का वायदा लेना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है कि मैं सरकार के बिहाफ के ऊपर आपको आज ये कह दूं कि 3 महीने के अंदर महंगाई कम हो जाएगी, पर मैं ये जरूर आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे जनता को ये विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये सरकार काम करने वाली सरकार है और ये सरकार जनता को राहत देना चाहती है। नहीं विजय जी, बिल्कुल हम ये नहीं उम्मीद करते कि आप सरकार के बिहाफ में बोलें और ये हम पूछें आपसे, टाइमलाइन वाली बात भी हम छोड़ दें। सवाल सिंपल है, आप इस विषय के थोड़े अच्छी पकड़ रखते हैं इस पर। आपसे सवाल ये है कि हम ये समझना चाहते हैं इस सरकार का अप्रोच क्या होगा। अभी सामने विधानसभा के चुनाव है, देखिए रियल पॉलिटिक्स की बात करिए, 3 विधानसभा के चुनाव हैं। क्या आप किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। क्या आप सब्सिडी काटेंगे, क्योंकि जब आप सब्सिडी काटेंगे तो ब्याज दरें कम होंगी। जब तक आप सब्सिडी नहीं काटेंगे, सरकार का खर्चा बंद नहीं होगा, तब तक इन्फ्लेशन को काबू करने का दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि आप डिमांड और कंजम्पशन क्रिएट कर रहे होंगे। इसीलिए सवाल है कि आपका महंगाई को कंट्रोल करने में अप्रोच क्या होगा, रोड मैप क्या है आपका? सब्सिडी का रूट होगा, मॉनिटरी टूल का इस्तेमाल के लिए आरबीआई की तरफ देखेंगे, या फिस्कल स्टेप लेंगे? और आप ये मानते हैं कि फिस्कल स्टेप का कोई ऑल्टरनेटिव हो नहीं सकता? देखिए, मैं समझता हूं जो बातें आप कह रहे हैं वो बातें पुरानी सरकार के भी सामने थी, पर इसमें जितनी भी फील्ड्स आपने बताई हैं उन सब फील्ड के अंदर ध्यान दिया जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह, पहले ये तो देख लें कि सरकार हमारे लिए क्या क्या लायबिलिटीज छोड़ के गई है जी, और किस किस चीज के अंदर कितना सुधार करना संभव है। इसलिए जैसा कि खुद आपने कहा कि भाई अगर सब्सिडी काटेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट होगा, समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे तो 2 इम्पैक्ट होगा। तो मैं समझता हूं इसका मिलकर बैठकर बात होगी और पहले स्टॉक टेकिंग होगी कि पिछली सरकार हमारे लिए क्या क्या मुसीबतें छोड़ गई है। जी विजय जी, आपसे चर्चा अभी जारी रहेगी। आइए थोड़ा मेहमानों के पास हम जी, हिलाल कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। हिलाल, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि इस चुनाव में, और जो हमारा सर्वेक्षण भी बता रहा है, इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दे थे वो अस्तित्व के सवाल थे, जिनके ऊपर जिसे एग्जिस्टेंशियल इश्यूज कहा जाता है। उदाहरण महंगाई, बेरोजगारी, वो आपके अस्तित्व से जुड़े हुए सवाल हैं। अच्छा, और उस सेंस में मैं कह रहा हूं ये अस्तित्व के सवाल हैं। और अगर हम देखें जो राजनेताओं के भाषण थे, जिसमें शब्द विकास के भी 3 अर्थ निकल कर आए शहरों में, और इसमें नरेंद्र मोदी का मैं नाम लेना चाहता हूं। शहरों में वो कहते थे ग्रोथ रेट, जब वो कस्बों में जाते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब किसी खास समुदाय को एड्रेस करते थे तो वेलफेयर स्कीम्स की बात करते थे। ये तीनों ही बातें जो हैं वो मिली जुली हैं। और अगर आप दोनों के प्रश्नों को मैं, और जो भी विजय जी कह रहे थे, इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में रखकर देखूं तो मुझे लगता है कि कुछ संरचनात्मक सवाल हमारे सामने इस समय खड़े हैं, चाहे सरकार किसी की भी बने। और वो ये है कि जिसको हम बाजार कहते हैं, उसका संबंध हमारी नीतिगत व्यवस्थाओं के साथ में कैसा होगा। इस पर कोई भी रोड मैप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने स्पष्ट तौर पर नहीं आया है। जी संजय, बहुत 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 इन्होंने एक ऐसी बात कही है जो रोड मैप, मैंने भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि वायदे, डेमागॉग्स, नारे, मजमा इकट्ठा करना, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। और जो स्पेसिफिक्स की बात जब होती है उस पर किसी भी पार्टी ने कुछ कहा नहीं है। बिल्कुल। तो इन्होंने तो टालने वाली बात करी है, विजय गोयल साहब ने वही बात कही जो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है जब पावर में आती है कि साहब पिछली सरकार बैगेज छोड़ गई है। तो ये तो यूजुअल एक्सक्यूज हो जाएगी। नीलांजन, आपका एक व्यू यहाँ चाहिए कि क्या आप समझते हैं कि जिस प्रकार के चैलेंजेस हैं उसमें क्या अप्रोच रहेगा नरेंद्र मोदी का? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, मतलब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका जो पूरा कैंपेन था उसमें उन्होंने एक जो बेसिक समाज में, खासतौर से जो युवा वर्ग है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनका जो एक इम्पेशंस है कि बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लेने की जो एक इच्छा है, उसको उन्होंने काफ़ी एनकैश किया है।
अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इम्पेशंस है ये इन्हीं के पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि वही जो लोगों ने जो काफी सपोर्ट किया है इनको, वो अब इम्पेशेंट हो जाएगी कि जल्दी तुरंत इमीडिएटली क्विक फिक्स सॉल्यूशंस की ज्यादा जरूरत है। समाज जिन लोगों ने वोट दिया है उनको आदत पड़ गई है फास्ट फॉरवर्ड के बटन पे उंगली रखने की। नरेंद्र मोदी के साथ सबसे बड़ी समस्या है अभी तक जो IMD की जो रिपोर्ट्स है कि शायद हो सकता है इस साल की मॉनसून बहुत अच्छी नहीं हो, कुछ डेफिशिएंसी हो। तो क्या इसका फूड प्राइस के इंडेक्स पे कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा? अगर होगा तो उसको कैसे कंटेन करेंगे? अगर बरसात ठीक नहीं होती है, फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। ये लगभग फेस्टिवल सीजन के साथ जाके आपने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो बेचैनी वाला है कि जिन लोगों ने वोट किया है जी इस बार एनडीए को, उनमें ये बेचैन जवान लोग बहुत हैं जो जॉबलेस हैं, ओवर एज्ड हो गए हैं, डबल डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं है। अब नौकरी जनरेट करने के लिए भी बड़े कठिन काम करने होंगे। उसके लिए जिस तरीके की, तो मुझे उसमें लगता है कि सबसे पहले जो उनको कुछ ऐसी डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन लेना पड़ेगा जिसका कि इमीडिएट इम्पैक्ट ये पड़े कि दिखने लगे कि हाँ इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बड़ा अहम मुद्दा है। मेरी जानकारी में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इस मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 8 महीने पहले कुछ 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो यहां पे पेंडिंग पड़े थे, जिसके क्लियरेंसेस नहीं हो रहे थे क्योंकि विभिन्न मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो उनमें से उन्होंने अभी 8 महीने पहले एक यूपी कैडर के IAS ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में लाया, उनको फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए। उनमें से 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड आ गए। आज ही मेरी उस ऑफिसर से बात हुई। 15 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े सब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले हैं, वो अगर मोदी उसको ला सकते हैं फास्ट ट्रैक पर, मुझे लगता है कि शायद इस तरीके के स्टेप्स लें जिससे इमीडिएट विजिबल वो दिखने लगेगी, विजिबल होने लगे। ये तो सलाह होगी ना, ये तो नहीं सरकार मैं कह रहा हूं, ये अगर करते हैं क्योंकि वो पेंडिंग है। छोटा सा पॉइंट संजय, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 2-3 दफे कहा गया कि जो मिडिल क्लास है और यूथ है, फास्ट फॉरवर्ड बटन उसको चाहिए, जल्दी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आई डोंट नो, इम्पेशेंट है मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि हमारे बचपन ऐसे बीते हैं कि हमारे पिताजी की पैंट से हमारी निक्करें बनी है। सही बात है, मध्यम वर्ग की अपब्रिंगिंग हमारी वो है, ठीक है ना। और पिछले 10 साल में हमारे जीवन बेहतर हुए हैं, जिंदगी बेहतर हुई है, कम से कम उससे नीचे ना जाए। ख्वाहिश है। बात कर रहे हैं कि बहुत बड़े सपने तो बेचे गए हैं, लेकिन उनको पूरा करना कितना बड़ा काम है। लोगों ने कहा है कि क्या पॉलिटिकल सेक्टर में कोई नए रजनीकांत आ जाएंगे या एक कोई सुपरमैन आ जाएगा कि आ गए और सारी समस्याएं छूमंतर। जॉब की बात हो गई, महंगाई की बात हो गई, भ्रष्टाचार। रामचंद्रन साहब, आपसे एक सवाल है। इन्होंने कहा है कि हम पैसे ले आएंगे, जो बाहर पड़े हैं वो लेके आ जाएंगे और भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, फास्ट ट्रैक के कोर्ट बना देंगे, जो MP MLA जिन पर दाग लगे हुए हैं उन पर हम 1 साल के अंदर फैसला कर लेंगे। बगैर पॉलिटिकल रिफॉर्म के, इलेक्टोरल फंडिंग को एड्रेस किए, ये सब हो नहीं सकता। इस सरकार से आपको भ्रष्टाचार की समस्या को निपटने के लिए कोई ऐसी उम्मीद है? क्या कर सकते हैं ये? देखिए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो की है कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, और जब ये सरकार जो अब बाहर जाने वाली है उनके खिलाफ उन्होंने इतने आरोप लगाए कि ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, बड़ी आसानी से आप जाके उठा के ला सकते हैं, इतने करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएगा तो जितनी बेरोजगारी है और गरीब लोग हैं उसको वापस हम डालेंगे इकोनॉमी में, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इतना आसान होता तो कोई भी सरकार कर देता। इसमें दिक्कतें बहुत हैं। जितनी भी सरकार के यहाँ पैसा खुफिया पड़ा हुआ है, जो नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, स्विट्जरलैंड जैसे देश, उन्होंने अब कहा है कि अगर आपके पास अग्रीमेंट्स होगा तो हम 3 साल बाद आपको नाम देंगे, और कहां इन्होंने पैसे रखे वो बैंक के नाम भी दे देंगे, सब डिटेल्स देंगे। स्विट्जरलैंड से तब पैसे निकालने जा रहे हैं जबकि दुनिया के अब 2 नंबर के पैसे रखने वाले लोग स्विट्जरलैंड छोड़ रहे हैं और ये पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं करते। स्वामी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ज्यादातर काला पैसा भारत वापस आ चुका है। बिल्कुल ठीक बात। नहीं, यहाँ कई कंपनीज है जो प्रोवाइड करती हैं पार्किंग लॉट। बिल्कुल। पिछले महीने जो लिechtenstein बैंक में जो 19 भारतीय के नाम जो रिलीज हुए, जिनका काला धन है वहां पर, उनमें से 15 गुजराती हैं। तो मोदी जी का पहला काम शायद ये होगा कि गुजरातियों से कहे कि ले आए वहां से। ज्यादातर जो पैसा है वो हमारा ही है भाई। जी विनोद जी, दूसरा सवाल, विदेश नीति। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है तो नेबरहुड में ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, पहला। दूसरा, ऑलरेडी हमारी स्थिति इस वक्त अमेरिका के साथ संबंधों को लेके बहुत खराब है। फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए, वो है एशियाई देशों के साथ एक बड़े अलायंस की तरफ बढ़ना।
इस पर हमको लगता है चर्चा करनी चाहिए कि विदेश नीति को ये सरकार कैसे हैंडल करेगी। देखिए, पिछली दफे जब इनकी सरकार बनी थी तब लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आए थे ये, लेकिन अमूमन विदेश नीति का मतलब सिर्फ वही समझा जाता है जो आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे होंगे और अमेरिका। हाँ, और अमेरिका। मतलब इस वक्त मौका है, जो भी नई सरकार आएगी, जिसकी भी आएगी, नई शुरुआत करने का मौका ये है कि यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल कीजिए आप, एशियन कंट्रीज के अलावा, वहां पर भी ये इस तरह के टास्क फोर्स बनाकर ये कुछ काम कर सकते हैं जो अभी तक ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। बिल्कुल। आकार, मेरा मानना यह है कि मोदी जी के जो लफ्ज हैं खासतौर पर पाकिस्तान के लिए वो डरावने हैं। वो शायद या तो जानते नहीं या मानना नहीं चाहते कि भारत की जो कमजोरियां हैं वो हकीकी हैं, और ख़ास तौर पर भाजपा जो बंदूक पहले फोड़ देती है और निशाना बाद में लगाती है। पोखरण के बाद जो हुआ है साउथ एशिया में, ये एक डेंजरस सी स्टेबिलिटी आई हुई है। तो मोदी जी की जो जुबान है वो इस स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये मनमोहन सिंह जानते थे, मोदी जी शायद नहीं जानते ये। जी नीलांजन, पाकिस्तान के मामले में अगर मोदी जी स्टेट्समैन बनना चाहें वाजपेयी जी की तरह, थोड़ा सा बेसिकली जो आपने जो कहा कि शुरू में आप कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आते ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, लेकिन ये भी बात है कि एक माना जाता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते में जो दरार है उसको अगर खत्म किया जा सकता तो शायद वो तभी किया जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके कहने के बाद वाजपेयी जी जैसे स्टेट्समैन और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के बीच में एक बुनियादी फर्क है। वाजपेयी जी जो हैं अपनी अगर विदेश नीति बनाते थे तो वो दुनिया को देख के बनाते थे। मोदी जी जो हैं ये मुझे लगता है कि शुरू के दिनों में कम से कम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करके बनाएंगे। उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या फॉरेन पॉलिसी एक्सेप्टेबल हो पाएगी इस पे डिपेंड करेगा कि कल जब नतीजे आए तो फाइनली जाके नंबर उनके कितने करीब आते हैं, जी उनके कितने नंबर बनते हैं। जी, विजय गोयल हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विजय, मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक विदेश नीति है, विदेश नीति के मुतालिक कोई किसी किस्म का कोई मतलब टास्क फोर्स से कोई ग्रुप सेटअप किया गया हो, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई हो कि आपकी अप्रोच क्या रहेगी, विदेश नीति क्या रहेगी? विल इट बी पाकिस्तान सेंट्रिक या कुछ और? देखिए, एक बात साहब समझ लीजिए विनोद दुआ जी, कि हमारे देश के अंदर जो विदेश नीति है, लगभग वो कोई भी सरकार रही हो तो लगभग उनकी सबकी पॉलिसीज एक सी रही है और उसमें कहीं ज्यादा विरोधाभास नहीं रहा जी। जो लोग अब ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अमेरिका या पाकिस्तान से हमारे संबंध अलग तरह से होंगे, वो गलत सोचते हैं जाके। मैं तो अभी अखबारों में ये पढ़ रहा हूं कि अमेरिका नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद काम करना चाहता है, और पाकिस्तान का भी आप समझिए, जिस समय वाजपेयी जी आए थे तो ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पता नहीं पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन होंगे। पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन जो थे वो ऐसे थे जिसके अंदर लगातार वार्ता हो सकती थी, बात हो सकती थी, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सकता था। तो अभी मोदी जी को देश चलाना है, कोई अपना ही एजेंडा नहीं करना। मतलब आपने कुछ और किया उस नहीं देश इस मामले चलाने में। के लिए जो हमारी विदेश नीतियां रही हैं उसके अंदर ये होगा। हाँ, ये जरूर है, आपने मोदी कुछ जी काम के आने नहीं के किया बाद इस पर, कोई दूसरा कंटिन्यूटी एंड चेंज रहेगा। हाँ, जो आके भारत को आंख दिखाती थी, उनको ये समझ आएगा कि भाई मोदी जी का मतलब है बिजनेस, और वे चीजों को उसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे। तो मैं समझता हूं उसके लिए जो भी टास्क ग्रुप वगैरह जो बनने होंगे वे सब बनेंगे और उनके ऊपर काम करना होगा। अब आप ये देखें कि भाई क्योंकि मोदी जी आ गए हैं इसलिए पूरे देश की एकदम से विदेश नीति को नहीं, बिल्कुल ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था, हमारा मतलब ये नहीं था। अच्छा, हमारा सवाल सीधा सा ये था, इस दिशा में क्या काम किया आपने, सोच क्या है? बिल्कुल आपने बता दिया कि जो चला आ रहा है वैसे ही चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात, एक जो बहुत अहम सवाल है लेकिन वक्त की बिल्कुल कमी है, हिलाल आपसे पूछूंगा ये सवाल। विनर टेक्स ऑल वाली परंपरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। 30-40% लोग वोट देंगे, 60% नहीं देंगे जो नई सरकार आएगी, और 90% मुसलमान वोट नहीं देंगे। सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक ताने बाने को देखते हुए ये होगी कि ये समरसता, सबका साथ सबका विकास, इसको प्रैक्टिस में करके कैसे दिखाया जाए। ये बहुत, आप क्या समझते हैं कि इस चुनौती को कितना बड़ा मानते हैं और कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, ये जो मुसलमानों का सवाल है वो सांप्रदायिकता पर मतलब उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि इस चुनाव की एक बहुत बड़ी महत्वता ये थी कि वो कहीं हद तक उससे अलग भी गए हैं।
जैसे मुसलमानों का आरक्षण का सवाल, मुसलमानों में बेरोजगारी और दूसरी तरह के सवाल, उन सवालों पर ये आया है। और अगर हम इस पे केवल भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए को देखें तो बहुत दिलचस्प दो बातें मैं बहुत तेज़ी से आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया स्पष्ट नहीं रहा। नरेंद्र मोदी की एक वेबसाइट थी, वो कुछ और कहती थी, और जो मैनिफेस्टो आया वो बिल्कुल अलग बात कह रहा था मुसलमानों के बारे में। यही स्थिति हमको याद करना चाहिए। 1999 में एक कमेटी बनी थी संविधान समीक्षा की, और वो पहली कमेटी थी जिसने मुसलमानों के आरक्षण की बात की थी। वो बीजेपी द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी थी जिसकी खूब तारीफ बीजेपी ने की थी। लेकिन वही मांग जब सच्चर कमीशन ने 2007 में की तो उन्होंने इसको। हितेश, मैं जानना चाहता हूं आपकी निगाह में क्या इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो लफ्जों का इस्तेमाल होता है? बीजेपी पर अक्सर आरोप लगा है कि वो एक्सक्लूसिव रहती है और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम इंक्लूसिव हैं। ये अगर आप लोगों की नई सरकार बनती है तो अप्रोच क्या होगी? पहला तो ये कि इससे जो हिलाल साहब कह रहे हैं और आप लोगों का मतलब ये नहीं कि मेरी सरकार बन रही है, वो सरकार आपकी भी उतनी है, आकार जी की भी उतनी है, सभी लोगों की उतनी सरकार है। और मुझे जो लगता है कि हिलाल जी ने एक बड़े अच्छा पॉइंट बताया कि सबको समान दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ने की जो सोच है, ये इस लिहाज से इस चुनाव का महत्व ज्यादा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन है एकात्म मानववाद का, वो उसमें पंक्ति में आखिरी खड़े हुए व्यक्ति के विकास की बात करते हैं। ठीक इसमें नेहरूवियन थॉट से बिल्कुल भी फर्क नहीं है। 1961 में नेहरू जी ने अपने मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जाति के आधार पर आरक्षण देना ये मैं सही नहीं समझता। योग्यता की जगह पर कोई आरक्षण हो ही नहीं सकता, इससे हम दूसरे या तीसरे दर्जे के देश बन जाएंगे। मुझे लगता है गरीब गरीब होता है, मुसलमान या हिंदू नहीं होता। बिल्कुल वक्त की कमी है, वरना ये चर्चा दरअसल हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और चुनाव जब होता है तो हम लोग बात करते रहते हैं राजनीतिक जुमलों में, लेकिन ये वो फॉरवर्ड लुकिंग मुद्दे हैं जिस पर चुनाव के नतीजे के पहले जो भी सरकार आएगी, पूर्वानुमान है अभी, लेकिन जो भी सरकार आएगी उसके सामने इतनी बड़ी और गहरी चुनौतियां हैं तब, जबकि इस वक्त मुल्क जो है वो एक बेचैन मूड में है। तो हमको इंतजार रहेगा कल के नतीजों का, काउंटिंग का, जिसमें असलियत सामने आएगी। अभी तक तो हमारी स्पेकुलेशन के आधार पर एक बातचीत थी, लेकिन कल सुबह 6 बजे हमसे फिर मिलिएगा हमारे मेहमानों के पैनल के साथ।